नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजान्या एक बार फिर से आप सभी का जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन ने कुछ मात्रकों के रिगार्डिंग कुछ बातें सीखी थी। आज उन्हीं मात्रकों को काम में लेते हुए अपना नेक्स्ट जो है विज्ञान की श्रृंखला का टॉपिक वो है मेजरमेंट, मापन। देखिए, ऑफलाइन क्लासेज में डिटेल्ड इसको कवर करा जाता है। मैं कोशिश करूंगा बहुत प्रकार के मापन सिस्टम का आप लोगों के साथ में शेयर करने का, मतलब कैसे कैसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस विज्ञान में, मेजरमेंट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी बातों का आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए, लास्ट वीडियो में मूल मात्रकों के रिगार्डिंग मैंने कुछ एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल चार्ज की कुछ वैल्यू बताई थी आप लोगों को, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, उसकी वैल्यू कुछ मिलेगी आपको, समझ रहे हो ना। बाय द वे, कभी कभार क्या होता है कि अपन किसी फ्लो में है तो फ्लो के कारण बोलना कुछ चाह रहे हैं और गलती से कुछ गलत टाइप हो जाता है, गलत लिखा जाता है ना। तो ऐसी कमियों के लिए हम पहले एनालिसिस करते हैं वीडियो को अच्छे से, उसके बाद में आप लोगों तक सेंड करते हैं, है ना। तो माइनर सी कोई मिस्टेक होती है न्यूमेरिकल डिजिट की, तो उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर लिया करो। इतना हमारा साथ दोगे आप, हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। अब देखिए, लास्ट वीडियो जो मूल मात्रकों का था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप पक्का देखना। देखो, इस मापन के रिगार्डिंग अपन ने जो मूल मात्रक कवर करे थे, उन मूल मात्रकों में आप लोगों के बहुत प्रकार के नाम आए थे, जैसे पाउंड आ गया, द्रव्यमान के रिगार्डिंग आया था ना, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, है ना। तो इस पाउंड का आप लोगों को पता नहीं कि वास्तव में पाउंड होता क्या है, और इसकी द्रव्यमान के रिगार्डिंग जो अपना मूल मात्रक था उसकी रिगार्डिंग और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं मापन से संबंधित आप लोगों को कुछ इंटर कन्वर्जन बताऊंगा कि एक प्रकार के सिस्टम का दूसरे प्रकार के सिस्टम में कैसे मापन करा जाता है, बहुत प्रकार के कैसे मीटर काम में लिए जाते हैं, और लास्ट ईयर के प्रीवियस एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं, उन सभी बातों का अपन डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। देखो, जो आप लोगों के पाउंड नाम आया था, मैं डायरेक्टली बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए ऐसे बता देता हूं आप लोगों को। एक पाउंड का जो मान होता है ना, वो होता है 0.4537 किलोग्राम, ठीक है। अब आप लोगों को जरूरी थोड़े ना है कि वो किलोग्राम में ही पूछे, हो सकता है वो आप लोगों को ग्राम में भी पूछ सकता है ना। तो इस वाली चीज को, किलोग्राम वाली चीज को ग्राम में आप लोग चेंज करोगे, तब कितने से गुना करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, तब कितना आ जाएगा, लगभग 453.7 ग्राम। इतना ध्यान में रख लोगे ना। इसी चीज को यदि मैं उल्टा करके पूछूं आप लोगों को, क्या कि 1 किलोग्राम में कितने पाउंड हुए, अभी कुछ ध्यान देना, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीजें कहाँ काम आती है। बहुत प्रकार की चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन, है ना। तो 1 किलोग्राम की डायरेक्टली वैल्यू मैं बता देता हूं आप लोगों को, 2.205 पाउंड। देखो, ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों को 1 पाउंड की वैल्यू इतने किलोग्राम दे रखी है ना, आप अपने को इतना किलोग्राम नहीं चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए, तो ये वैल्यू इसकी कहाँ आ जाएगी, नीचे। मतलब 1 में कितने का भाग लगेगा, 0.4537 का भाग लगाओगे, तब जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वो पाउंड में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग इतना आएगी, समझ रहे हो ना। इसी द्रव्यमान के रिगार्डिंग आप लोगों के, जब अपन रसायन विज्ञान में चर्चाएं करेंगे, बहुत प्रकार के चार्जेज के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका जो द्रव्यमान की बातें करेंगे, है ना, तब एक अलग से मात्रक आएगा आप लोगों का, जिसको बोलोगे आप क्या, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, समझ रहे हो ना। तो मैं इधर ऐसे लिख सकता हूं, एक परमाणु द्रव्यमान जो मापन होता है, मात्रक होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आगे क्या, किलोग्राम। ऐसा ध्यान में रख लोगे ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जरूरी नहीं कि वो यहाँ पर किलोग्राम में पूछे, तो बार बार आप लोगों को किस में चेंज करवाएगा, वो ग्राम में पूछ सकता है। इस वाली चीज को ग्राम में कैसे चेंज करोगे, इसको देखो, मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ बताया था मैंने 1000, और 1000 का क्या मतलब होता है, 1000 का मतलब होता है 10⁻3। ऐसे भी लिख दूं क्या इसको मैं, 10⁻3 का क्या मतलब हुआ, ऐसे 10 × 10 × 10
तब 1000 आ जाएगा ना आप लोगों का। तो मैं इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब अपना आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली बताओ आप मेरे को। 10⁻⁴ क्या, मैंने कल कहा था आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या, कि जब जब ये बेस समान होता है, आधार समान होता है और घातें एक माइनस की और एक प्लस की हो, तब ये कैंसिल आउट हो जाती है। तो कितनी बचेगी, माइनस का 24। कितना, माइनस का 24 ग्राम। इतना ध्यान में रख लोगे ना। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो ये जो द्रव्यमान आप लोगों के मूल मात्रक आया था, ये द्रव्यमान आप लोगों के साइंस के कोर्स के अकॉर्डिंग किन्हीं 3-4 प्रकार के फॉर्मूलों में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। कैसे, अभी मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। देखो कुछ, एक तो आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला देखा होगा W=mg, देखा था क्या लाइफ में, कभी ना कभी देखा होगा। एक आप लोगों ने ऐसा देखा होगा F=ma। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो यही रहने वाला है, इसी पे चर्चाएं करेंगे अपन। और एक होता है E=mc², ऐसा भी तो देखा हुआ है आप लोगों का। तो देखो या जिस इतने प्रकार के मैंने फॉर्मूले बताए ना, इन फॉर्मूलों में जहां जहां m आ रहा है, इस m का मतलब मास द्रव्यमान है कहीं ना कहीं, है ना। इसको बोला जाता है क्या, ये भार का भौतिक विज्ञान में भार का सूत्र क्या, W=mg, वेट इक्वल मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और F=ma, इसको बल का सूत्र कहा जाता है। F का मतलब फोर्स, m का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। और E का मतलब होता है क्या, एनर्जी, ऊर्जा। M का मतलब मास, द्रव्यमान। और C का मतलब कैपेसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की क्षमता या चाल, निर्वात में। समझ रहे हो। इसको आइंस्टीन का द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध भी कहा जाता है, ये आइंस्टीन ने बताया था अपने को, है ना। तो इन सब के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मेनली मुख्यतया जो मापन में बहुत प्रकार के जो मीटर काम में लिए जाते हैं और मापन से संबंधित और जो इम्पोर्टेंट जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में चर्चाएँ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग समय समय पर लेते रहना। तो देखो जो द्रवों से संबंधित अपन दाब की और वो सब बातें करेंगे, तब आप लोगों के एक नाम आएगा। इनको डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं ये जो वैल्यूज बता रहा हूँ ना आप लोगों को, वो डायरेक्टली आएगी। एक ऐसे नाम आएगा, देखो बैरल। अब ये बैरल क्या हो गया, ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक बैरल। बैरल क्या हो गया, ये एक खाली कोई बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन जो होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 158.93 लीटर, इतने लीटर के बराबर होता है। इसको अप्रोक्सीमेट लगभग 159 लीटर के बराबर माना जाता है। समझ रहे हो ना। तो बैरल क्या होता है, जैसे सपोज करो अपने को क्या, जो खाड़ी देश है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है या जो कच्चे तेल के उत्पादक देश है, वो लोग क्या करते हैं, यदि एक एक लीटर को मेजर करेंगे, एक एक लीटर को मेजर करेंगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, उन लोगों को बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने क्या, लीटर से बड़ा एक क्या 159 लीटर का एक, ऐसे समझो कि एक साँचा तैयार कर लिया, एक कुछ ना कुछ ऐसा पात्र तैयार कर लिया, जिस पात्र में यदि आप डालोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, 159 लीटर के टोटल, इस जितना 159 लीटर का मान है उसको अपन एक बैरल के बराबर मानेंगे। समझ रहे हो ना बात को। ऐसे देखो इसमें एक और चीज काम में ली जाती है, ऐसे ये नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, गैलन भी नाम सुना है, द्रवों से संबंधित, है ना। इसकी गैलन की वैल्यू होती है कितनी, 3.785, इतने लीटर के बराबर। याद रख लोगे ना, ये सारी बातें बहुत काम आने वाली है आप लोगों की। देखो ऐसे देखो क्या, इससे संबंधित मेजरमेंट से संबंधित एक चीज आती है जिसको बोला जाता है क्यूसेक। ये क्यूसेक क्या है, अब देखो डायरेक्टली पूछेगा आप लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। मैं केवल ऐसे रियलाइज करा रहा हूँ आप लोगों को कि मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो प्रीवियस ईयर्स के जिन जिन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको मैंने सॉर्ट आउट करके आप लोगों के सामने यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तैयार करना है अपने को। कंप्लीटली मेजरमेंट को बहुत प्रकार के जो मापक यंत्र है उन सभी को कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के PDF प्रोवाइड करवाने की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन फ्यूचर कभी ना कभी पक्का डालूंगा, टेंशन मत करो। देखो
क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक, ये क्यूसेक कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को मापने की इकाई है, क्योंकि अपन मेजरमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, मापन ही तो पढ़ रहे हैं। और मापन ऐसा पढ़ रहे हैं 159 लीटर को एक बैरल के बराबर बता दिया अपन ने, तो कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट सिस्टम में काम आएगी ना सारी प्रकार की चीज़ें। ऐसे ही आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि क्यूसेक क्या है, जैसे सपोज करो कोई नदी बह रही है, समझ रहे हो ना बात को, तो जो नदी बह रही है तो बहते हुए पानी की जो द्रव की जो मात्रा होती है, किसी भी बहते हुए द्रव की मात्रा को क्यूसेक में मापा जाता है। ऐसे ध्यान में रखना, बहते हुए द्रव की मात्रा को मापने की इकाई होती है क्यूसेक, है ना। आपने जैसे सुना होगा किसी न किसी डैम से आपके पानी छोड़ा जाता है नहरों में या आपकी सिटी में, तब ऐसे ऐसे आता है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ऐसा ऐसा लिखा हुआ आता है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इन सभी का आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो, इनसे अलग ही, इनसे इंपॉर्टेंट एक अच्छी चीज और बता देता हूं आप लोगों को। क्या पढ़ते पढ़ते मतलब सारे प्रकार के मेजरमेंट का कुछ ना कुछ बेसिक ज्ञान आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो नॉर्मली आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। क्या, जैसे सपोज करो आप डेली कहीं ना कहीं अपनी कार या बाइक वगैरह चलाते हो, मैंने क्या करा, मैंने कुछ ऐसा ऐसा बना दिया। ये क्या है भैया, ये अभी बताऊंगा क्या है ना। देखो मैंने क्या करा, यहां पर आप लोगों का कोई पॉइंटर है, समझ गए होंगे कि ये क्या है, समझ रहे हो ना। ये आपकी जो भी गाड़ी होती है, उस गाड़ी के आगे जो मीटर में, जो मीटर आप लोगों को रीडिंग बताता है ना, मीटर होता है ना, वो जो रीडिंग बताता है कि आप कितने की स्पीड पे चल रहे हो, समझ रहे हो ना। फ्यूल का भी तो कुछ सिस्टम बताता है कि आपके पास में कितना पेट्रोल डीजल बचा हुआ है, बताता है ना। या फिर ऐसे भी तो बताता है, यहाँ पर एक और चीज चलती रहती है, जैसे क्या 20,532 पॉइंट ऐसे चलता रहता है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद में इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है ना, ऐसे चलता रहता है ना। तो एक ये वाला भी तो मीटर होता है, जितने 1 किलोमीटर जाते ही इसमें 32 की जगह 33 हो जाएगा, होता है ना, ऐसा होता है ना। अब देखो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो देखो इससे संबंधित मोस्टली 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आज तक पूछा गया है उसके बारे में भी अपन चर्चाएं करेंगे। देखो भैया, वर्तमान समय में आपने गाड़ी का एक्सीलेटर कितना दबा रखा है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, समझ रहे हो ना। मतलब किस रफ्तार से आप लोग चल रहे हो, इस वाली चीज को बताने वाला जो मीटर होता है, उस वाले मीटर को बोला जाता है स्पीडोमीटर। अब नाम से ये शो हो रहा है ना कि स्पीडोमीटर, इसका मतलब चाल, वेग, गति, रफ्तार, ये बताएगा कि वर्तमान समय में आप किस चाल से चल रहे हो, इसको बताने वाला मीटर कौन सा, स्पीडोमीटर। अरे भैया चाल से तो चल रहे हो, लेकिन जितना आगे जा रहे हो उतना ये भी तो परिवर्तित हो रहा है, ये भी तो किलोमीटर बताने वाला भी तो मीटर होता है ना, आप लोगों के साथ में एक होता है। कहने का मतलब क्या, इस वाले मीटर को बोला जाता है क्या, ये नाम ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ओडोमीटर, याद रख लोगे ना। ये होता है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी बताने वाला मीटर होता है, ध्यान में रख लोगे ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, क्या एक छोटा सा मीटर ऐसा भी होता होगा, इंटू ऐसे कुछ लिख के, इंटू 1000 RPM, ऐसा ऐसा सुना है आप लोगों ने। इस RPM का क्या मतलब हुआ, प्रत्येक वह वस्तु जो घूर्णन करती है, जो घूमती है, भले आप लोगों का पंखा रोटेट कर रहा हो, या किसी मोटर की शाफ्ट रोटेट कर रही हो, या किसी वाहन का टायर रोटेट कर रहा हो, जो चीज़ घूमती है, घूर्णन करती है, उसकी स्पीड को हमेशा RPM में मापा जाता है। अपने नोट्सों में सही से मेजर कर लेना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। इस RPM का मतलब होता है क्या, देखो इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो, राउंड पर मिनट, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, रोटेशन पर मिनट। तो आप लोगों को यदि पूछ ले
अब मुझे ऐसे बताओ कि यदि ऐसे पूछ ले कि भैया आप पापा ने आपको मार्केट में पंखा खरीदने के लिए भेजा, तो एक पंखा तो उसके पास में ऐसा है जो 1500 आरपीएम वाला है ना, सेम रेट में, और एक पंखा ऐसा है जो 2000 आरपीएम वाला है। बताओ आप कौन सा परचेज करके लेके आओगे? यही तो देगा ना सबसे ज़्यादा हवा। जो सबसे ज़्यादा रोटेट करेगा वही सबसे ज़्यादा हवा दे पाएगा आप लोगों को। समझ रहे हो ना? तो ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा करो, क्या कि घूमने वाली जो भी वस्तु होती है ना, जो वस्तु घूर्णन करती है उसकी स्पीड को हमेशा किस में मापा जाता है? आरपीएम में मापा जाता है। तो किसी भी प्रकार के वाहनों से संबंधित ये इस वाले मीटर का ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओडोमीटर, है ना, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी आप लोगों को किलोमीटरों का ज्ञान करवाएगा। अब देखो, जो वाहनों से संबंधित है, ये इसमें जो मेजरमेंट वास्तव में होता है क्या कि इसको मापेगा कौन अंदर, मतलब कि ओडोमीटर ने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। एक प्रकार का मीटर और भी होता है इन वाहनों के संबंध में, जिसको बोला जाता है गायरोस्कोप। वो क्या करता है? कोई घूमती हुई वस्तु होती है ना, उसकी गति का मेजरमेंट करता है गायरोस्कोप, किसी घूमती हुई वस्तु की गति का निर्धारण करने में। समझ रहे हो ना बात को? इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करो मेरे साथ साथ। अब देखो, कई बार क्या कर देता है एग्जामिनर, कुछ ऐसा डाल देता है उस पेपर में कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका जवाब किस तरीके से दूं। तो कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को मैं बेसिकली आप लोगों को बता रहा हूं कैसे। देखो कैसे पूछ लेता है वो, दो सेम से नाम देगा आप लोगों को। ऐसा एक प्रकार का मीटर जिसको मैंने नाम दिया ये, और एक प्रकार का मीटर जिसको मैंने नाम दिया क्या, ये ऐसे ऐसे सुने होंगे आप लोगों ने नाम, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, इस ड्रो का और ग्रो का, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी लाइफ में आए तब उनका जवाब कैसे देना है, तो देखो मैं आप लोगों को सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। क्या? हाइड्रो, इससे कहीं ना कहीं ये हाइड्रो मेरे कहने से कहीं ना कहीं इस वाले वर्ड को सूचित कर रहा है क्या, हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना बात को? और हाइड्रोजन को मिलाकर रसायन विज्ञान में अपन क्या, सार्वत्रिक विलायक, इसकी बात करेंगे जल की, H2O, है ना। पानी बना लेंगे ना अपन, जल बनाएंगे। इस जल को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले समय में। रसायन विज्ञान में जल के अणुओं की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला की V अक्षर की भांति बताएंगे। जल का IUPAC नाम ऑक्सीडेन भी बताएंगे, और एक CF संस्था है जिसने इसको कोड दिया है वो भी बताएंगे। जल में बहुत प्रकार के विषैले तत्व मिल जाएंगे जिनसे इटाई, मिनीमाता, अस्थमा या दमा प्रकार की बीमारियां भी होगी। तो ये अपना रसायन विज्ञान का टॉपिक है, इसको बाद में कवर करेंगे। देखो मेरे कहने का क्या मतलब था, क्या कि हाइड्रोजन को मिलाकर अपने क्या जल बनाया, और इसमें भी कहीं ना कहीं हाइड्रोमीटर काम में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करेगा ये क्या करेगा, हाइड्रोमीटर या हाइड्रोजन मीटर समझने के लिए ऐसे बोल दे क्या अपन। तो जितने भी प्रकार के द्रव होते हैं ना, ये जल कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो जितने भी प्रकार के द्रव होते हैं उन द्रवों का जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, उसको मापने के काम आता है। किसी भी प्रकार के द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी किसकी सहायता से मापेंगे अपन, हाइड्रोमीटर की सहायता से मापेंगे। क्योंकि हाइड्रो शब्द से हाइड्रोजन उत्पन्न हुआ, उससे जल द्रव उत्पन्न हुआ, तो ये द्रवों में काम आएगा, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, तो बचा क्या, हाइग्रोमीटर बचाना। और हाइग्रो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी को शो करता है, आर्द्रता को। समझ रहे हो ना बात को? तो इस वायुमंडल में जितनी भी व्याप्त आर्द्रता है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन करा जाता है। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना, ऐसे कंफ्यूजन के लिए दे देता है आप लोगों को कि बताओ क्या कि हाइड्रोमीटर कहाँ काम आएगा, हाइग्रोमीटर कहाँ काम आएगा। तो सेम से कॉमन से शब्द क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में उसका प्रॉपर सही जवाब देना है। अब देखो भैया, और किस किस प्रकार के कंफ्यूजन की क्वेश्चन पूछता है। देखो आप लोगों को जब अपन दाब के बारे में चर्चाएं करेंगे तब कहीं ना कहीं पास्कल ऐसे कुछ वर्ड आएंगे अपने। मैं अब जो बिंदु बता रहा हूं उनको ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कैसे कैसे पूछा जाता है। देखो मैंने ऐसे लिख दिया, एयर प्रेशर वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। और इस वायुमंडलीय दाब को किसकी सहायता से मापेंगे अपन? बैरोमीटर की सहायता से। कौन सा मीटर होगा? बैरोमीटर। तो मेजरमेंट मापन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि बैरोमीटर किसके मापन के काम में आता है, तब बता दोगे ना आप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर की सहायता से, है ना। और इस बैरोमीटर का कहीं ना कहीं इन्वेंशन जो है वो टॉर्सेली ने करा था, है ना। जब अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल तब मैं बताऊंगा। आप देखो इस बैरोमीटर में भी 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे क्या? ये सपोज करो आप लोगों का बैरोमीटर रहा, ठीक है ना। अब इस बैरोमीटर में, इस बैरोमीटर का पॉइंटर कहीं ना कहीं सपोज करो यहाँ है ना। और वो डायरेक्टली आधे घंटे बाद में आप लोगों ने जब देखा, मौसम विभाग वालों ने, तब वो डायरेक्टली यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो अचानक से गिरा ना, अचानक से गिरा। इसका मतलब क्या? इस वायुमंडल में, इस पृथ्वी तल से सबसे ऊपरी जो परत, पहली परत सौर मंडल, उसमें कुछ ना कुछ हलचल होगी। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की मौसमी दशाएं सौर मंडल में ही होती है, समझ रहे हो ना। आंधी, तूफान, बादलों का बनना, बरसात का आना, ये सारी की सारी मौसमी दशाएं सौर मंडल में होती है। समझ रहे हो ना बात को? नाम सुना हुआ है ना, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, अंतरिक्ष मंडल, ऐसा ऐसा। तो बैरोमीटर की रीडिंग, इस बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर गया, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो मौसम होगा वो कहीं ना कहीं आंधी या तूफान वाला मौसम होगा। किसका मौसम होगा? आंधी या तूफान का मौसम होगा। ऐसे ऐसे ध्यान में रख लोगे ना आप लोग, मेरे कहने से हर प्रकार की चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखो क्या, यही बैरोमीटर यदि दूसरे प्रकार के केस में, यदि पहले यहाँ था, अब आराम से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, कहने का मतलब ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। जब धीरे धीरे नीचे आता है तो मौसम विभाग वाले आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि भैया बरसात आने की संभावना है। अब भारी बरसात आने की संभावना होगी या कम बरसात आने की संभावना होगी, ये वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट वाले अपने को बता देते हैं। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। और यदि सपोज करो कुछ कार्यक्रम ऐसा हुआ कि ये रहा आप लोगों का बैरोमीटर और अभी पॉइंटर यहाँ है, यदि ये पॉइंटर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा 1 बाय 1, फिर पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो कहने का मतलब जो मौसमी दशा होगी वो मौसम साफ माना जाएगा कि साफ मौसम रहेगा, बादल बादल नहीं बनेंगे, आंधी तूफान नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन से मीटर की सहायता से मापा जाता है? बैरोमीटर की सहायता से। बैरोमीटर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, या तो क्या आंधी तूफान आ सकते हैं, या बरसात आ सकती है, या मौसम साफ हो सकता है। तो तीनों प्रकार के केस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हुई। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि गैसों का दाब मापना है, गैस दाब, गैसों का प्रेशर मापने के लिए, तब आप लोग डायरेक्टली जवाब देना। उसके लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है? मैनोमीटर। कौन से मीटर के लिए बताओगे आप लोग? मैनोमीटर। और इससे संबंधित एक दाब फिर इनका भी तो हो सकता है, द्रव दाब। अब देखो भैया, द्रव दाब से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो ऐसे पूछेगा क्या कि द्रव दाब से संबंधित नियम किसने दिए थे? इसके नियम बहुत प्रचलित है, समझ रहे हो ना। तो ये नियम इस भाई साहब ने दिए थे जिनका नाम था पास्कल। द्रव दाब से संबंधित नियम किसने दिए? पास्कल ने दिए। अब देखो यदि ये भी नहीं पूछेगा तो आजकल बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। आप लोगों को कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देगा और उस एग्जाम्पल की भाषा में कहीं ना कहीं ये शब्द आएगा, हाइड्रोलिक। देखो मैंने कहा था ना, क्या द्रव, हाइड्रो, हाइड्रो जल, द्रव मिलता जुलता है ना कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब द्रव दाब से संबंधित नियम दिए पास्कल ने। और यदि किसी भी उदाहरण की भाषा में ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे जिसमें हाइड्रोलिक शब्द आ जाए, तब आप डायरेक्टली जवाब देना क्या कि किसके नियम पर आधारित है? वो पास्कल के नियम पर आधारित है। द्रव दाब से संबंधित किसके नियम पर आधारित होगा? पास्कल के नियम पर आधारित होगा। देखो बहुत प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। क्या देखो हाइड्रोलिक क्या क्या चीजें हैं अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या, हाइड्रोलिक क्या? प्रेस, इस्त्री, है ना। इलेक्ट्रिकल आयरन जो बोला जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री, वो हाइड्रोलिक प्रेस। कहने का मतलब आगे कुछ भी शब्द लगा दे। देखो मैं जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाइड्रोलिक के आगे प्रेस लगा देगा, हाइड्रोलिक तुल्ला लगा देगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा देगा, हाइड्रोलिक क्रेन लगा देगा,
है ना, या हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पूछा जाता है। वाहनों के हाइड्रोलिक ब्रेकिंग जो प्रणाली है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, वो कौन से नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्रव दाब पर आधारित है। बता दोगे ना? ऐसे ऐसे इस हाइड्रोलिक शब्द के आगे आज के बाद लाइफ में कभी भी कुछ भी शब्द लगा हुआ हो और आप लोगों को ऐसे पूछे कि कौन से नियम पर आधारित है, तब डायरेक्टली जवाब पास्कल देना है। बता दोगे ना? वेरी गुड, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो भैया, ये मापन से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं अपन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की और संभावना हो जाती है। देखो, एक अपन जैसे जीव विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजी, तब आप लोगों के कुछ ना कुछ ऐसा नाम आएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर आएगा क्या? ऐसा का ऐसा, है ना। ये अपना क्या करेगा? ये ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा, रक्त दाब मापी, रक्त दाब मापी, है ना। तो ब्लड प्रेशर किसकी सहायता से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से। तो ऐसा ऐसा बता दोगे ना आप लोग। ऐसा भी नाम आ सकता है आप लोगों के टेकोमीटर, पूछे गए क्वेश्चन है जो मोस्टली आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं, है ना। ये क्या करता है? किसी भी प्रकार के वायुयान मान लो या कोई भी बोट मान लो, मोटर बोट की गति का मापन करता है। बता दोगे ना? पूछेगा तब। टेकोमीटर किसकी गति का, चाल का मापन करता है कि क्या है? टेकोमीटर की सहायता से। ऐसे ही देखो, क्या एक प्रकार का मीटर और आता है जिसको कहा जाता है मल्टीमीटर। ये तो नाम से शो हो रहा है मल्टी, मल्टी का मतलब मोर देन वन, ऐसे लिखा जाता है। देखो इसको MEULTI, मल्टीमीटर। इस और मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से अधिक। इसका मतलब ये मेजर क्या करेगा? ये देखो, क्या ये आप लोगों की क्या इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, विद्युत धारा, उसको भी मेजर करेगा। तो इसका मतलब ये किसके जैसे काम करेगा? एमीटर की जैसे काम करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, उसको भी मेजर करेगा। इसका मतलब क्या है कि किसके मान को मेजर करेगा? वोल्टेज के मान को। और कौन से मीटर की सहायता की जैसे काम करेगा? ये वोल्ट मीटर की जैसे। समझ रहे हो ना। और ये इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है, विद्युतीय प्रतिरोध, उसको भी मेजर करेगा। किसकी सहायता से? ओम मीटर की सहायता से। तो इन तीनों की जैसे काम करता है ना। समझ रहे हो ना। 3 प्रकार की क्वांटिटियां मल्टीमीटर की सहायता से मेजर करी जाती है। और डिजिटल मल्टीमीटर से तो आजकल, है ना, आप लोग कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो किसी वायर की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। समझ रहे हो ना। उसका AC और DC दोनों प्रकार का वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो। देखो भैया, AVO, मैंने क्या करा? शॉर्ट में इसका नाम दे दिया दूसरा। इसको क्या? एवियोमीटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली आजकल इसका जो इस्तेमाल है ना, वो एमीटर की जैसे, वोल्ट मीटर की जैसे और ओम मीटर की जैसे हो रहा है। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में क्या कहा? एवियोमीटर भी कहा। ये नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। ए से एमीटर की भांति, V से वोल्ट मीटर की भांति और O से ओम मीटर की भांति, ऐसे मीटरों की भांति एक सिंगल मीटर काम करता है। तो इसने 3 क्वांटिटी की जैसे काम करा ना अकेले ने, इसी कारण इसको कहा जाता है मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब मोर देन वन, मतलब जो एक से अधिक टैलेंट रखता हो उसको मल्टी टैलेंटेड कहा जाता है ना। ऐसे ही मल्टीमीटर का भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब देखो, कुछ चीज़ें आप लोगों के पहले आ चुकी जिनके बारे में आप लोगों को बताना है। ऐसा भी आया होगा और ऐसा भी मैंने डिस्कस करा होगा आप लोगों के साथ। ये 3 प्रकार के सिस्टम है। और रेडार का पूरा नाम क्या हुआ? नाम सुना हुआ है ना, मैंने बताया था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये पहले कभी आया होगा। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे इस पर, आप सब इंटेलिजेंट हो। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऐसा ऐसा मैंने बताया था ना। अब ये करेगा क्या? रेडार का काम क्या होता है? किस लिए इस्तेमाल करा जाता है रेडार? तो जो इस पृथ्वीतल से ऊपर कोई भी वायुयान या कोई भी टारगेट या कोई भी वस्तु यदि उड़ रही है, तो वो किस गति से और कौन सी दिशा में उड़ रही है, उसकी गति और दिशा का मेजरमेंट करा जाता है रेडार की सहायता से। समझ रहे हो ना। ऐसी SONAR, इसकी भी मैंने फुल फॉर्म बताई थी आप लोगों को।
SO से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बताया था ना, ये भी नाम आया होगा, याद करो, साउंड वाली यूनिट कवर करी थी अपन ने तब, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऐसे ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। इस सोनार का उपयोग क्या, ये देखो समुद्र के अंदर कोई वस्तु की लोकेशन का पता करना, आप लोगों को बड़े बड़े महासागर होते हैं, है ना, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उन समुद्रों में आप लोगों का बोट, आप लोगों का कोई भी टारगेट कहाँ पे गया, समुद्र में कौन सी दिशा में जा रहा है, वो अभी वर्तमान समय में उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है। ये समुद्र के अंदर किसी वस्तु की स्थिति, उसके लोकेशन का पता करने के लिए इसका सोनार का उपयोग किया जाता है। यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि फिर फेदोमीटर किस काम आएगा, तो यदि ऐसा शब्द आया ना क्या कि समुद्र की गहराई का मापन करना है, तब आप लोग बता दोगे क्या, कौन सा मीटर काम में लोगे, फेदोमीटर काम में ले लोगे ना। ऐसे मेजरमेंट सिस्टम से बहुत प्रकार के मीटरों के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को पूछ सकता है क्या, पायरोमीटर भी आप लोगों के नाम आया था, पायरोमीटर उच्चतम तापमान मापा जाता है, जैसे सूर्य की सतह के तापमान का मापन करना हो तब पायरोमीटर काम में लेंगे। और वो कौन से नियम पर आधारित था, याद करो, मैंने जब सूर्य का जिक्र करा था तब कहीं ना कहीं स्टीफन के नियम ऐसा कुछ बताया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरमेंट से संबंधित, सिंपल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बैरोमीटर का मैंने बता दिया। अल्टीमीटर का मतलब क्या, ऊंचाई को मापने के लिए इस्तेमाल करा जाता है अल्टीमीटर, ध्यान में रख लोगे ना, बहुत प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम से संबंधित। ऑडियोमीटर क्या काम करेगा, ध्वनि की तीव्रता को बताएगा। ये था मेजरमेंट से संबंधित आप लोगों का सिंपल सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, जो आए हुए क्वेश्चनों के बारे में अपन ने क्या करा, डिस्कशन करा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी तो जैसे अपन पढ़ते जाएंगे कंप्लीट साइंस को, तब बहुत प्रकार के मेजरमेंट मापन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सारा का सारा जो मैटर है, ये आप लोगों को एज ए PDF भविष्य में कभी ना कभी मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो भैया, इतनी देर अपन सभी प्रकार की चीज़ों को, जिन जिन प्रकार की चीज़ों को पढ़ रहे थे ना, उनका मतलब क्या है सर, आप पता नहीं क्या बताए जा रहे हो, ये चीज़ें हमारे लाइफ में कहाँ काम आएगी, किसी टॉपिक से कैसे को रिलेटेड है ये चीज़ें, वो तो बताओ हमें। तो मैंने कहा था आप लोगों को क्या कि दूसरा, जब अपन मूल मात्रक पढ़ रहे थे तब आप लोगों के कहीं ना कहीं नाम आया होगा, ऐसा का ऐसा द्रव्यमान मास आया था ना। देखो भैया क्या, तब मैंने 3 प्रकार के फॉर्मूलों के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा होगा। W = mg, ऐसा आया था क्या, बताया था मैंने आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला। F = ma, इस फॉर्मूला भी लिखा था मैंने यहाँ पे। और E = mc², ऐसा फॉर्मूला भी मैंने लिखा था। इसको तो क्या कहा जाता है, डायरेक्टली ध्यान रखना, मेरे कहने से आप लोग बहुत बार सीधा पूछ लिया जाता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध, ये फॉर्मूला है ये, है ना। यहाँ पर E का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, E का मतलब एनर्जी ऊर्जा, M का मतलब मास द्रव्यमान, और C का मतलब कैपेसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की क्षमता या प्रकाश की चाल निर्वात में कितना थी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताई थी ना। ये यूनिट बहुत पहले अपन ने कवर कर ली। इससे रिलेटेड देखो मैंने क्यों कहा कि अब आप सोचोगे यार ये फॉर्मूले कहाँ से जनरेट कर दिए इसने, कहाँ से लेके आ गया इतने प्रकार के फॉर्मूले। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि द्रव्यमान कहीं ना कहीं अपने मूल मात्रकों में आ रहा था, और इन तीनों फॉर्मूलों में द्रव्यमान आ रहा है। मास को m से डिनोटेड करा जाता है ना, m इसमें भी आया, m इसमें भी आया, m इसमें भी आया। तो जहाँ जहाँ m है जिन जिन फॉर्मूलों में, सिंपल से फॉर्मूले, उनमें m कहीं ना कहीं मास द्रव्यमान को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको डायरेक्टली मेरे कहने से आप लोग ध्यान में रखोगे। अब देखो बचा क्या, ये प्रकार की चीज़। यहाँ पे W का मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ टाइम पहले तो बताया था, वेट, ये भार को सूचित कर रहा है। और m का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, किसको सूचित कर रहा है, द्रव्यमान को। किसको सूचित कर रहा है, द्रव्यमान को। और g है ना, ये g सूचित कर रहा है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण,
नाम सुना हुआ है ना। मैंने इस जी के बारे में आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के लिए 45 डिग्री अक्षांश पर लिया गया इस गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक प्रमाणिक मान कितना है, कितना होता है अपने लिए पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण को मापने की इकाई है। ये कैसे जनरेट हुई थी ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी इस फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा, रिवाइज करूंगा, तब ध्यान से देखना। मीटर में नहीं पूछे, सेंटीमीटर में पूछे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तब 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। mm पर सेकंड स्क्वायर में भी पूछ सकता है ना, मिलीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी, तो किसी में भी पूछो एक ध्यान में रखो, उसका बता देना आप लोग। सर्वाधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर प्राप्त होता है। और यदि कोई इंसान, क्या जैसे कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है ना, समझ रहे हो ना बात को, या कोई इंसान पृथ्वी के केंद्र पर खड़ा है, तो केंद्र पर गुरुत्वीय ध्रुव से केंद्र की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, समझ रहे हो ना। और एकदम यदि आप पृथ्वी के केंद्र पर खड़े हो, वहां पर आपकी ग्रेविटी 0 मानी जाती है ना। और इसी कारण देखो, पृथ्वी के केंद्र पर यदि कोई इंसान खड़ा है तो उसका ये 0 हो गया। अब भले वो इंसान भले 50 किलो का हो, 50 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब उसका भार कितना महसूस होगा, 0 महसूस होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, ध्यान रखा करो। यदि पूछे तो आप लोग बता देना। ये द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जो संपूर्ण सौरमंडल में, आप कहीं पे भी चले जाओ, संपूर्ण सौरमंडल में, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, समझ रहे हो ना। ये अपरिवर्तित राशि है। अच्छा, इसका मतलब द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता तो फिर क्या, यहाँ का इंसान चांद पे या सूर्य पे जाएगा या अंतरिक्ष में कहीं पे भी जाएगा तो उसके बारे में कमी या वृद्धि होती है, तो वो कमी या वृद्धि जिस पर डिपेंडेंट होती है उसका नाम है क्या, ये जी। इस जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना। तो इसमें कमी या वृद्धि होगी तो ही इसमें कमी या वृद्धि हो पाएगी। ये एम कभी भी परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान में रख लोगे ना। 2 प्रकार के फॉर्मूलों का आप लोगों को ज्ञान हुआ, वेरी गुड, वेरी नाइस। इधर देखो भैया, एक प्रकार की चीज और बता देता हूं आप लोगों को। देखो, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण आप पृथ्वी तल से ऊपर जाओ भले नीचे जाओ तो भी कम होता है, समझ रहे हो ना। अंतरिक्ष में भी मोस्टली, मतलब लगभग केसेज में गुरुत्वीय त्वरण को 0 माना जाता है। देखो क्या, जो फ्रीडम होती है ना, स्वतंत्र वस्तु होती है, उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान भी 0 होता है। एफ का मतलब हुआ भैया क्या, अब आप लोगों की रियल समझ में आएगा कि अपन ने मेजरमेंट क्यों पढ़ा और मात्रक क्यों पढ़ा। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या, बल। एम का मतलब क्या हुआ, मास, क्या, द्रव्यमान। और ए का मतलब हुआ एक्सीलरेशन। इसको क्या कहा जाता है, त्वरण। आपने छोटी क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में या पहले कभी पढ़ा होगा कि इसके साथ में कहीं ना कहीं ये नाम भी आया होगा और इसके साथ में कहीं ना कहीं ये नाम भी आया होगा। यदि नहीं सुने तो आज सुन लो, ऐसे नाम आते हैं। इस बल का मापन अपन कहीं ना कहीं न्यूटन में भी करेंगे, डाइन में भी करेंगे। मैं एक छोटा सा आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ एज ए ट्रायल कि अपन ने क्यों पढ़ा। अपन ने इतनी देर पिछले कुछ समय से, पहले वीडियो से अपन ने मूल मात्रकों को या मेजरमेंट सिस्टम को क्यों पढ़ा, ये कैसे और कहाँ काम आते हैं, तो एक मैं बताऊंगा। बाकी जितने भी प्रकार के विज्ञान में जितने भी प्रकार के फॉर्मूले आएंगे ना, उन सब का मेजरमेंट आप निकालोगे अब। और किसी भी प्रकार के फॉर्मूले में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं निकल रहा, तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसका सॉल्यूशन फिर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को। या ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिख रहा है, इस पे भी आप लोग हमें सूचित कर देना। आप लोगों को विद इन, मतलब लिटिल टाइम में, थोड़े से समय में आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए भैया, मैं क्या कर देता हूं, देखो, किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में 7 प्रकार के मूल मात्रक होने चाहिए अवश्य। यदि वो नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहने का मतलब क्या है कि इस विज्ञान में कहीं पे भी यदि कोई चीज मूल मात्रकों के अनुसार नहीं है ना, तो उसको पहले मूल मात्रकों के अनुसार बनाओ, उसको मूल मात्रकों के अनुसार ढालो,
उसके बाद में उसका मेजरमेंट करेंगे अपन। समझ रहे हो ना बात को? कैसे? इधर देखना, आपके पास में फॉर्मूला है अभी क्या, F = m/a। यही तो लिखा मैंने, ये लिखा ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो भैया, क्या अपने मूल मात्रकों में ये बल आ रहा था क्या? नहीं आ रहा, इसको तो उत्पन्न करना है। बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों को उत्पन्न कर लो, बल का अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? द्रव्यमान आ रहा था क्या अपने मूल मात्रकों में? ये मास आ रहा था क्या? आ रहा था, तो इसको कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना। ये आ रहा था क्या त्वरण मूल मात्रकों में? नहीं आ रहा था, तो भैया इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा परिवर्तन? तो देखो इधर कैसे परिवर्तित करते हैं। त्वरण होता क्या है, आप लोगों को मैं बेसिक सा पूछूं कि त्वरण क्या होता है, तो क्या देखो, क्या मैं डायरेक्टली बता देता हूं। मैंने ऐसे लिख दिया, वेग बटा समय। समय बदला, वेग, रफ्तार, चाल, गति आप लोगों की बदली, तो त्वरण। समझ रहे हो ना कैसे बदलता है समय? सब कुछ सिखा देता है समय आप लोगों को, है ना। अभी मार्केट में पापा ने कोई सामान लाने के लिए आप लोगों को भेजा कि जल्दी लेके आना, और आप तो बैठ गए गप्पे सप्पे मारने के लिए, है ना। तो पहले कुछ समय था, तब आप लोग किसी फ्रेंड के साथ सपोज करो चल रहे थे, पहले आपकी रफ्तार, वेग, गति, चाल कम थी, और पापा का फ़ोन आया तो तुरंत 2 मिनट बाद में समय बदला। 2 मिनट बाद की बात कर रहा हूँ, तो वेग, रफ्तार, चाल, गति भी बदली ना आप लोगों की। इसी को त्वरण कहा जाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ध्यान में रख लोगे। अब मुझे ऐसे बताओ, मूल मात्रकों में अब ये था क्या? नहीं था यार, ये था क्या? ये था। तो अब इसको परिवर्तन नहीं करना, केवल इसमें परिवर्तन करना। अब ये वेग क्या आ गया, नई चीज। तो जो वेग होता है ना, वेग, इसका मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को, विस्थापन बटा समय। अरे गुरुजी फिर नई चीज आ गई यार, कितना पढ़ेंगे हम। तो देखो भैया, ये विस्थापन क्या हुआ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। क्या? ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, आप लोगों को ए से सी तक जाना था, और रास्ता यह है जाने का। ठीक, सपोज करो क्या, ये जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, ये वो दूरी है, ये 4 किलोमीटर है। समझना बहुत अच्छे से बात को। तो आपने कुल दूरी कितनी तय करी? 3 और 4 7 किलोमीटर की, और आप पहुंच गए यहाँ पे। यदि ऐसा नहीं होता, ये तो तय की गई दूरी है, यदि ऐसा नहीं होता, एक सीधा शॉर्टकट रास्ता बना देता आपके लिए कोई, तब आप डायरेक्टली ऐसे सी तक पहुंच जाते, तो आपको समय भी कम लगता और आपको दूरी भी कम तय करनी पड़ती, है ना। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, क्या, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, है ना, आधार, लंब और कर्ण। तो ये कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं ना आप लोग, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर निकालते थे ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ा कितना आया 25, और 25 का रूट लिया कितना आया 5। तो आप 7 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप 5 किलोमीटर जाओ ना सीधा। तो जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है ना, कहने का मतलब इस न्यूनतम दूरी को मैं कर्ण बोल देता हूं समझने के लिए, इसी कर्ण को विस्थापन कहा जाता है। समझ रहे हो बात को? अब मैंने क्या करा, देखो क्या, मैं यहां से यहां गया, मेरे को वापस यहीं आना था, तो इस रास्ते से मैंने कितनी 3 और 4 7 और 4 11 और 3 14 किलोमीटर की दूरी तय की, है ना। और इस रास्ते से मैंने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी? ओनली 10 किलोमीटर की आने जाने में। तो मेरे द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई? कुल दूरी आने जाने में ए से स्टार्ट करा और वापिस ए पे आना है, तो कुल दूरी इस रास्ते से कितनी हुई मेरे पास? कितनी? 14 किलोमीटर। और शॉर्टकट वाले से कितनी हुई? 10 किलोमीटर हुई ना। लेकिन देखो क्या, कुल विस्थापन कितना हुआ? कुल विस्थापन इस वाले केस में तो आप लोगों के होगा 5 किलोमीटर। समझ रहे हो ना बात को? कैसे? यदि आपने यहां से यहां तक गए तो 5 किलोमीटर विस्थापित हुए आप लोग, लेकिन यहां से यहां तक गए, भले इस रास्ते से गए भले इस रास्ते से गए, वापिस यदि आप यहीं आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अब क्या हुई? 0। क्या हुई? 0। कहने का मतलब तय की गई दूरी कभी भी 0 नहीं होगी, लेकिन आप लोगों का विस्थापन 0 हो सकता है। तो ये विस्थापन कहीं ना कहीं दूरी को, लंबाई को सूचित कर रहा है क्या? और लंबाई या दूरी या विस्थापन ये तो अपना मूल मात्रकों में आ रहा था। तो मैंने क्या करा, अब इस त्वरण की जगह इसका मान रखा। क्या रखा? देखो,
अब मैं वेग नहीं रख के यहाँ पर वेग की जगह क्या रख दूं, विस्थापन बटा समय। ये मान रख देता हूं मैं, वेग का इतना इतना रख दूं क्या, विस्थापन बटे समय। और ऑलरेडी आप लोगों के पास में क्या है, समय दे रखा है ना, एक और समय बच गया ना। अरे ये इतना इतना मान तो मैंने वेग का रखा है ना। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये जो त्वरण है, इस त्वरण का मान यहां पर रख देता हूं मैं। देखो एफ की क्या वैल्यू मिलेगी आप लोगों को, एफ इक्वल टू, यदि मैं एमकेएस या एसआई पद्धति को फॉलो करूं, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति को, तो देखना अभी क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, द्रव्यमान अभी केवल गुणा, और एक ही जगह क्या लिख दूं, एक ही जगह ये लिख दूं क्या, विस्थापन बटा समय गुणा समय लिख दूं, विस्थापन बटे समय गुणा समय। तो दोनों की वैल्यू लिख दी मैंने, द्रव्यमान की भी और त्वरण की भी। त्वरण की, अब देखो त्वरण की ये वैल्यू क्यों लिखी मैंने आपके दिमाग में, फिर क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो भी विज्ञान में ऐसी चीज जो मूल मात्रकों के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको मूल मात्रकों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद में उसकी यूनिट, उसकी इकाई निकल के आती है कि इसका मेजरमेंट अपन किस में करेंगे। समझ गए होंगे कि अपन ने ऐसा क्यों करा। विस्थापन को अपन कहीं ना कहीं लंबाई या दूरी समझने के लिए शो करेंगे। अभी देखो अब क्या करना है अपने को, एफ की जगह मैंने एफ, यदि मैं एसआई या एमकेएस पद्धति को फॉलो करूं तो द्रव्यमान का मापन किस में करूंगा मैं, बताओ जल्दी, किलोग्राम। ठीक है, और विस्थापन या दूरी या लंबाई का मापन किस में करूंगा, मीटर। और समय तो भैया कोई सी पद्धति हो किस में चलेगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, ये इसी में चलेगा ना। और इसी को किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, कहने का मतलब शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। देखो मैं ये वाली चीज इधर मेंशन करूंगा, इधर मेंशन करूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से देखना। क्या एफ की जगह एफ लिखा, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूं क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या एफ इक्वल टू किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, न्यूटन। तो आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि न्यूटन के इक्विवेलेंट क्या है, एक न्यूटन के इक्विवेलेंट क्या है, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति को ही तो बटा बोला जाता है। लेकिन आप लोगों को पूछेगा क्या, वो आप लोगों को देखो ऐसे पूछेगा, मैं कुछ पार्ट रब कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला आप समझ गए इसको तो, है ना। विस्थापन जीरो हो सकता है, तय की गई दूरी जीरो नहीं हो सकती। इधर देखो, अब भैया ये तो मेरा ऐसा ही या एमकेएस पद्धति के अनुसार है, मैं ऐसा नहीं रखूंगा। मैं तो यहाँ पर देखो एफ की जगह एफ रखूंगा। अब की बार मैं सीजीएस पद्धति के अनुसार रख देता हूँ उन सारे के सारे क्वांटिटीज को। किलोग्राम की जगह क्या लिखूंगा, ये सपोज करो सारी चीजें एक एक है, एक एक है अपने पास, तो 1 किलोग्राम की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ऐसे ही इंटू 1 मीटर की जगह कितना लिखूंगा मैं, सीजीएस पद्धति के अनुसार मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा। और सीजीएस पद्धति के अनुसार सेकेंड इंटू सेकेंड से, ये सेकेंड स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो क्या निकला देखो, एफ इक्वल टू, ये 1000 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, डायरेक्टली 10⁵, है ना। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये नया क्या निकल के आ गया आप लोगों के पास में, इसको बोला जाता है भैया क्या, डाइन। ध्यान रखना, पूछा जाता है मोस्टली, है ना। बल का एमकेएस या एसआई पद्धति के अनुसार मापन किस में करोगे, न्यूटन में, लेकिन सीजीएस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार मापन किस में करा, डाइन में। फिर दोनों में क्या संबंध हुआ, क्या रिलेशन हुआ, देखो इसमें एफ बराबर किलोग्राम की जगह तो है ग्राम, मीटर की जगह है सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर तो परिवर्तित होता ही नहीं है, तो सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन ये एक चीज निकल के आ गई, समझ रहे हो ना, ये 10⁵, ये क्या निकली, यहाँ से डायरेक्टली आपको ये मिला कि 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ऐसे मेजरमेंट सिस्टम में क्वांटिटीज अपने आप निकल के आ जाती है। 2 प्रकार की राशियों में कैसे अंतर करना है, ये मेजरमेंट सिस्टम में अपने को पता चल जाता है। अब देखो छोटी सी चीज बताने के लिए मैं डायरेक्टली बता सकता था आप लोगों को, ऐसे क्या, अपन बलों को बहुत डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत करो, आगे आने वाले वीडियोज में, है ना। विज्ञान की श्रृंखला में बल ही पढ़ेंगे अब आगे।
बल का मापन एमकेएस या एसआई पद्धति के अनुसार न्यूटन में करा जाता है और सीजीएस पद्धति के अनुसार डाइन में करा जाता है। और आप लोग डायरेक्टली ध्यान रखना कि 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। लेकिन मैंने इसको जनरेट करके बताया आप लोगों को उसी वे में, आज के बाद में जितने भी प्रकार के जो भी फॉर्मूले आए उन सबको जनरेट करके बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में सबका जवाब मिलना चाहिए मेरे को कि ये क्यों आया। जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं बार बार आप लोगों के साथ में रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो, मुझे बता दोगे विश्वास है पूरा कि जो भी वर्क मिलता है आप लोगों को होमवर्क के रूप में वो आप लोग बता पाओगे। ये मुझे विश्वास है पूर्णतया कि आप मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सब फॉलो करते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली क्लासेज में अपन इस बलों को और बलों के आगे यदि बल क्या करेंगे, इसका मतलब किसी चीज़ को धक्का मारेंगे अपन तो उसके अपन क्या प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, बल उत्पन्न होगा, फिर उसमें गति आएगी। तो बहुत प्रकार के ऐसे टॉपिकों के बारे में चर्चाएं करने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसा मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करा था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोग क्या करोगे, शुरू में जो मैंने बोला था आप लोगों को क्या कि लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का देखना आप मेरे कहने से, और रियलाइज़ करा करो क्या कि अपन कहाँ पर कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और कहाँ पे अपने द्वारा मैन मेड चीज़ें हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। आगे की क्लासेस तक के समय के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच।